हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शुभम शक्ति है और आप सब जुड़ चुके हैं मेरे साथ। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं एक कहानी का जिक्र करूंगा। वो कहानी थोड़ी सी सस्पेंसिव है, थोड़ी रोमांचक है, थोड़ी डरावनी भी है और बहुत सारे उसमें किस्से भी जुड़े हुए हैं। देखिए, जहाँ दो किरदार की बात करेंगे, एक का नाम प्रणव है और दूसरा का नाम साहिल है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और आमतौर पर जैसे हम सारे दोस्त कहीं जाना होता है तो एक प्लानिंग करते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये सारी चीज़ें करनी है, फिगर आउट करते हैं। बस इस कहानी में ये दोनों किसी और मकसद से वहाँ जाने वाले रहते हैं। जगह का नाम होता है हजारीबाग, झारखंड, जो कि साउथ बिहार के बाद शुरू होता है और वो छोटा नागपुर डिवीज़न के हिस्से में आता है। तो जाहिर सी बात है कि बिहार एक मैदानी इलाका है और झारखंड एक पठार का इलाका है, यानी कि पहाड़ की श्रृंखला वहाँ से शुरू हो जाती है, ऊंचाई पे है साउथ बिहार के बाद। तो ये इन दोनों का ना वहाँ जाने का क्रम इस तरह से बनता है कि इन दोनों को वहाँ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर देने जाना होता है। ये बात करीब 2-3 साल पहले की है। तो प्रणव और साहिल ने तय किया कि हम चलते हैं और उस समय इनके पास एक बाइक रहती है जो 125 सीसी की शायद साइन रहती है, होंडा की साइन। ये दोनों प्लान करते हैं और महीना वही भादो, सावन ख़त्म हो चुका होता है, भादो शायद शुरू हो चुका होता है, ऐसा कुछ महीना रहता है, बारिश का मौसम रहता है। दोनों सुबह सुबह निकलने का प्लान करते हैं, ये सोच कर कि हम दोपहर के बाद तक वहाँ पहुँच जाएंगे और रात में आराम करके और कल सुबह परीक्षा देने के बाद वक्त बचेगा तो घूमेंगे और कल होके सुबह में लौट आएंगे। मतलब 2-3 दिन का इनका प्लान रहता है। अमूमन होता भी ऐसा है कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमारा इरादा रहता है कि हम उस जगह को एक्सप्लोर करें और देखें। तो इन दोनों ने भी कुछ ऐसा ही तय कर रखा था। अब क्या होता है कि एक सुबह ये लोग निकलते हैं जाने के लिए वहाँ पे। कहाँ से? मुजफ्फरपुर से। ये दोनों मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, प्रणव और साहिल। सुबह सुबह दोनों गाड़ी से अपना सामान पैक करते हैं, हेलमेट वगैरह लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, कागजात, और निकल पड़ते हैं। निकलते निकलते बारिश जो है धीरे धीरे तेज होने लगती है। तो फिर दोनों थोड़ी देर स्टे करते हैं एक पेट्रोल पंप के पास और फिर सोचते हैं कि अब अगला क्या निर्णय लिया जाए, क्योंकि वहाँ दोपहर के बाद तक पहुँचना था। रात होने के बाद वो रास्ता थोड़ा सा यात्रा के लिहाज से सहज नहीं था उस वक्त तक। तो फिर ये तय किया जाता है कि हम यहाँ से रेनकोट वगैरह, रेन कवर से बैग को पैक करेंगे और निकलेंगे, क्योंकि वक्त गंवाना कहीं से भी उचित नहीं था। जब निकल पड़े हैं तो निकल पड़े हैं। दोनों अपना पूरी तैयारी के साथ वहाँ से चल पड़ते हैं और पटना पहुँचते हैं। पहला उनका ये टारगेट रहता है कि मुझे पटना किसी तरह टच करना है। पटना पहुँचते हैं, फिर वहाँ से मौसम साफ़ हो जाता है और निकल पड़ते हैं। रास्ते में पावापुरी में रुकते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, फिर वहाँ से आगे निकलते हैं। तब तक तो जहाँ तक सब ठीक चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से थोड़ा बहुत ट्रैफिक झेलते हुए आराम से पहुँच जाते हैं। लेकिन हाँ, जब जैसे ही नवादा मतलब नवादा का जैसे ज़िला आता है, जो आखिरी ज़िला है बिहार ख़त्म होते होते, एक रजौली नाम की जगह आती है। उसके बाद कोडरमा की एक घाटी शुरू होती है जो कि झुमरी तलैया से पहले है और झारखंड और बिहार के पास है। मतलब बॉर्डर का, वो झारखंड का हिस्सा, बिहार झारखंड के बॉर्डर का, जिसको हम बोलते हैं कोडरमा घाटी। उस घाटी की मुख्य विशेषता ये है कि जैसे जैसे आप घाटी में चलेंगे तो संकीर्ण दर्रा है। दर्रा मतलब कि पहाड़ को काट कर उसको बनाया गया है। ठीक है, जैसे राजस्थान वगैरह में आप जाएंगे या पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट में भी जाएंगे तो आपको ऐसा देखने को लिए मिलेगा कि पहाड़ को काट के रास्ता बनाया जाता है। तो पहाड़ दो तरह का होता है। एक बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल का होता है जो कि ऊंचाई मानक रूप से सामान्य नहीं होती है, और एक होता है जो बहुत कम ऊंचा होता है। तो छोटा नागपुर का पहाड़ भी कुछ उसी तरह का, बहुत अधिक ऊंचाई नहीं है। अगर हम हिमालय के क्षेत्रों का बात करें, वो तो हिमालय वाला वो नहीं है, वो विंध्याचल रेंज में आता है, तो कुछ उस तरह का देखने के लिए मिल रहा था। तो कोडरमा घाटी में प्रणव जो है वो गाड़ी चला रहा होता है, साहिल उसके पीछे बैठा रहता है। जैसे जैसे ऊंचाई पे गाड़ी बढ़ती है, दोनों को लगता है कि गाड़ी की जो क्षमता है वो थोड़ी थोड़ी जवाब दे रही है, लेकिन
हिम्मत करके वो उस जगह को पार कर लेता है। झुमरी तलैया होते होते बरही एक गोलंबर आता है जो झारखंड में मुख्य तौर पे पड़ता है हजारीबाग शुरू होने से पहले। तो ये दोनों शाम के 5 सवा 5 बजे तक हजारीबाग हाईवे पे पहुंच जाते हैं और एक रूम में स्टे ले लेते हैं। रात को खाकर आमतौर पे जैसे कहीं हम पहुंचते हैं, थके होते हैं, सो जाते हैं। अभी तक तो आपको लग रहा होगा कि ये एक नॉर्मल कहानी है, जैसे कहीं गए पहुंच गए, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आएगा, क्योंकि यहाँ तक की यात्रा बहुत आसान थी, एक सामान्य यात्रा थी। अब इसके आगे क्या होता है देखिए। अगले सुबह प्रणब और साहिल सेंटर पे पहुँचते हैं, जो कि उनके पड़ाव से थोड़ा पहले होता है, जो कि उन्होंने रूम स्टे लिया रहता है। उस जगह से करीब आधे किलोमीटर की दूरी पे उनका सेंटर होता है। 2 पाली में परीक्षा रहती है, 4 बजे तक परीक्षा समाप्त हो जाती है। तो प्रणब सोचता है कि अगर हम रुकते हैं, बारिश का मौसम है और घर से भी कॉल आ रहा होता है कि थोड़ा कुछ काम आ जाता है, लौटना है। तो प्रणब को ना जाने मन में क्या आता है कि अभी ही निकल लेते हैं और पटना 10 साढ़े 10 तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद तो कोई डर की बात नहीं होगी, क्योंकि पटना के बाद उस तरह की स्थिति अभी फ़िलहाल बिहार में नहीं है। एक तरह से मैं भी बिहारी हूँ, और बिहार की जब यात्रा पे निकला साउथ बिहार में, तो मैंने बहुत कुछ चीज़ों को अनुभव करा है पिछले विगत 5 वर्षों में। तो बहुत सारे बदलाव भी हुए, लेकिन इस कहानी के जरिए उन दोनों किरदारों के अनुभव को साझा कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि वहाँ से प्रणब और साहिल 4:30 बजे झारखंड को छोड़ देते हैं। फिर वापस वो बरही गोलंबर आते हैं, जहाँ से 2 रास्ता है। एक नवादा की तरफ जाता है जो बिहार में एंट्री करेगा, एक लेफ्ट से गया की तरफ जाता है जो बिहार में एंट्री करता है। 2 साइड से होता है। तो पिछले दिन वो दोनों जब झारखंड में आए थे तो वो नवादा से सीधे सीधे आए थे। इस बारी वो अपना रास्ता बदल देते हैं, क्योंकि नवादा वाला रास्ता जो था वो काफ़ी डैमेज था और ट्रैफिक के इशूज थे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं रहता है कि आगे क्या होने वाला है। आगे वो खौफनाक मंजर आने वाला है जिसकी कल्पना से ये दोनों परे थे। इनको इन बात का इल्म ही नहीं था कि क्या क्या हो सकता है आगे। दोनों अनजान थे, यंग थे। एक होता है ना युवा जोश में आदमी सोचता है अरे कर देंगे यार, क्या होने जा रहा है। तो इस जोश में ये दोनों चल तो देते हैं, लेकिन एक रास्ता आता है गया डोभी। गया डोभी मार्ग बोलते हैं इसको। बेसिकली ये रास्ता तो बहुत अच्छा है, रास्ते पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन सुनसान है। आपको करीब 25-30 किलोमीटर तक ऐसा लगेगा कि ना कोई निवास है, ना कोई ढंग का ढाबा है, ना कोई पेट्रोल पंप है। मतलब कहीं इक्का दुक्का 10-5 किलोमीटर पे कुछ आपको दिख जाएगा, बस दिख जाएगा। अब फिलहाल कुछ हो गया हो, उस वक्त तक नहीं था। ये बात 2021-22 के आसपास की है। तो प्रणब ही गाड़ी चला रहा था, साहिल ने कुछ दूर चलाया, फिर प्रणब ही गाड़ी को ड्राइव किया जा रहा था। डोभी को क्रॉस करते हुए शाम हो चुके थे। अब इनका मुख्य लक्ष्य यह था कि मुझे किसी तरह गया टाउन पहुंचना है, गया जी पहुंचना है, गया शहर पहुंचना। वहाँ से फिर निर्णय लिया जाएगा कि रुकना है या आगे चलना है। तो ये दोनों किसी तरह गया टाउन पहुंचते हैं। समय वही करीब 9 बज रहा होता है। गया टाउन पहुंच के बहुत अच्छा बौद्ध का वो आर्ट बना हुआ है, जैपनीज मोनार्ची बनी हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को। जब आप मेन सिटी में गया में आएंगे तो दोनों का मन मोहित होता है कि भाई बहुत अच्छा शहर है, रुका जा सकता है। लेकिन फिर सोचते हैं कि रुकेंगे पैसे वेस्ट होंगे, इससे बेहतर है कि निकल लेते हैं, कितना दूर पटना है। लेकिन ये दोनों उस रूट से कभी आए गए नहीं थे, तो इनको कुछ आइडिया नहीं था कि आगे कैसे क्या है। अब वहाँ से 2 रास्ता था पटना जाने का, गया शहर से। एक रास्ता था गया मुख्य मार्ग, गया पटना मार्ग, जो कि रोड तो अच्छी थी, लेकिन सेफ्टी के लिहाज से वहाँ के निवासी लोगों ने मना किया कि आप दोनों इस रास्ते से नहीं जाइए। अगर जाना है तो मत ही जाइए, क्योंकि व्यक्तिगत लिहाज, लेकिन फिर भी आप जाना चाहते हैं, कुछ ज़रूरत है, तो आप जो है जहानाबाद का रूट ले लीजिए। तो साहिल तो 2 मिनट के लिए सोचता है, प्रणब को बोलता है कि भाई ये कहीं ना कहीं हम लोग जोखिम ले रहे हैं। लेकिन प्रणब के मन में जो भी चल रहा है, लेकिन प्रणब हिम्मत दिखाता है कि नहीं, चला जा सकता है, यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी हम जा सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है।
तो एक किसी स्थानीय निवासी से वो रास्ता पूछता है प्रणब। वो रास्ता बताता है कि एक पुलिया के पास से आप रोड पकड़ेंगे तो वो जहानाबाद वाले रोड में मिल जाती है। हालांकि वो भूल भुलैया में फिर फंस जाता है, वापस उसी जगह आ जाता है। अब यहाँ से मन में ये डर होने लगता है कि भाई कहीं कोई गलत रास्ता बताया, एक अनजान जगह है, तो हमारे साथ कोई होनी अनहोनी ना हो जाए। तो यहाँ पे प्रणब थोड़ा सा सोचता है। फिर साहिल और प्रणब आपस में विचार करते हैं कि मैप सेट करते हैं, लोगों से नहीं पूछते हैं। तो मैप को सेट करके एक रेलवे का यार्ड रहता है, उसके बगल से रास्ते को नापते हुए जहानाबाद वाले रोड में आते हैं, जहाँ पे हमें एक छोटा सा ढाबा दिखता है। ढाबे पे रुकते हैं, खाना खाते हैं। साहिल को अंदर से कहीं ना कहीं घबराहट हो रही होती है और वो ढाबे वाले भैया से पूछ देता है कि भैया इस रात में अगर हम पटना पहुंचना चाहते हैं जहानाबाद वाले रास्ते से तो क्या सही रहेगा। तो ढाबा वाला साहिल की तरफ देखता है और बोलता है कि वैसे तो आप भैया मेरे कुछ लगते नहीं हैं, लेकिन मानवता के नाते मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप रुक सकते हैं तो यहीं रुक जाइए। भोर जैसे हमारे मुख्य तौर में नॉर्थ इंडिया में, बिहार यूपी में भोर मतलब सुबह का वो पहला पहर होता है, उसको बोला जाता है, जो 3 बजे से 5 बजे के बीच में होता है। आप भोर में निकल जाइएगा। व्यक्तिगत तौर पे मैं सलाह नहीं दूंगा कि इस वक्त में आप जाइए। तो साहिल थोड़ा सा असमंजस में आ जाता है कि आखिर यहाँ का रहने वाला आदमी अगर ये बात बोल रहा है तो हो सकता है ऐसा कोई ठोस कारण हो या ये असुरक्षित मार्ग होगा जहाँ दुर्घटनाएं होने की संभावना संभवतः होगी। लेकिन कहते हैं ना कि हिम्मत हो तो कुछ कर गुजर जाए, युवा जोश उसी को कहा गया। प्रणब बोलता है छोड़ो यार, ये ऐसे फालतू की बातें करते हैं, चलते हैं। फिर क्या होता है कि प्रणब और साहिल फिर वहाँ से निकल लेते हैं। जब निकलते हैं तो वो रास्ता करीब वहाँ से 60 से 65 किलोमीटर की यात्रा बची रहती है पटना पहुँचने तक। अभी तक तो हाईवेज रोड की स्थिति साथ दे रही होती है, लेकिन वहाँ से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि हर आधे किलोमीटर पर डैमेज रोड, टूटी हुई सड़कें, नाले, डाइवर्सन, अचानक से अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ भी है, सुनसान है। तो कहीं ना कहीं प्रणब को भी गाड़ी चलाते हुए ये डर लग रहा था कि आगे कुछ अनहोनी ना हो जाए। साहिल चुपचाप शांति से मैप सेट करके रास्ते को देख रहा था एक टके कि हम सही तो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगले ही आधे घंटे के बाद, करीब 10 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद, वो होता है जिसकी कल्पना दोनों को नहीं थी दूर दूर तक। 35 किलोमीटर तक मसौढी जहानाबाद रोड तक, जहानाबाद मेन टाउन का जो चौक आया वहाँ तक तो सन्नाटा था, खैर वहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद मसौढी वाली जो रोड है, न एक सिंगल परिंदा, न एक कुत्ता और न ही कोई इंसान, न कोई घर। वो घोर सन्नाटा पूरे रास्ते तक ऐसे था उस वक्त तक। फिलहाल हो सकता है कि कुछ बन गया हो, घर हो, कुछ भी हो। अब गाड़ी को प्रणब भगाया जा रहा था, तेजी से भगाया जा रहा था कि भाई जितना जल्दी पहुंच जाए, लेकिन एक डर था अंदर में कि अचानक तो कोई हमला नहीं हो जाए, कोई स्नैचिंग ना कर ले, कोई फ़ोन बाइक ना छीन ले, बहुत सारी चीज़ें थी। एक डरावना मन कहीं ना कहीं मन में वो उथल पुथल मचा हुआ था। फिर प्रणब सोचता है कि अगर कुछ ऐसा लगा तो हम क्यों ना बगल में मसौढी रेलवे स्टेशन है वहीं पे रुक जाएंगे या थाने के पास जाकर रुक जाएंगे। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि आगे किया क्या जाए। तो एक तरह से प्लान दोनों बनाते हैं कि ठीक है ऐसा कुछ होगा तो हम देख लेंगे, और गाड़ी को भगाते रहता है। 1 घंटे तक बिना दोनों बात किए भगाए जा रहे थे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सिंगल आदमी नहीं दिख रहा है। चलो रात का वक्त है, आदमी नहीं दिखेगा, एक बात मान लेते, कुत्ता नहीं दिख रहा, एक घर नहीं दिख रहा, एक दुकान नहीं दिख रहा, चारों तरफ जंगल, पूरा खुला खेत है, बीच में सरपट भागे जा रहे हैं रास्ते में। एक बात अच्छी थी कि रास्ता खराब नहीं था, पतला सा रास्ता था, 1 वे जा रहे थे। लेकिन
मन में ये डर, ऐसा बेचैनी था कि कुछ कह नहीं सकते, उसको बयां करना भी बहुत अपने आप में मुश्किल है। फिर अचानक से एक गाड़ी पीछे लग जाती है जो कि अपाची होती है। प्रणब को लगता है कि ये हो सकता है कि किसी गिरोह का कुछ हो सकता है, सरगना हो सकता है, कोई लुटेरा हो सकता है। तो सोचिए कि शाइन 125 सीसी की गाड़ी है, वो अपाची 160 सीसी की गाड़ी है। अब उसको हराना अपने आप में एक बेईमानी सी बात है। फिर भी प्रणब गाड़ी को 100 के आसपास भगाने लगता है, 80 to 100 के रेंज में। और वो बाइक वाला भी उतना तेज भगा रहा था। कुछ दूर भागने के बाद बाइक वाला बोलता है, भैया हम भी अकेले जा रहे हैं, तो आपके साथ फॉलो अप कर रहे हैं, घबराइए मत। तब जाके हमारे सांस में सांस आता है। लेकिन फिर क्या अचानक से हम देखते हैं कि उस जंगल में एक छोटा सा मंदिर जैसा कुछ हमको दिखता है और पेड़ होता है। प्रणब सोचता है कि आखिर इतने घने जंगल में, इतने वीरान जगह में ऐसा क्या है। साहिल की वही हालत थी। साहिल बोलता है कि यहाँ से गुजरना हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि वहाँ एक दिया जैसा कुछ जल रहा होता है। और जैसे हम कुछ फिल्म में, किसी सीरीज में ऐसा कुछ देखे होते हैं, किताबों में पढ़े होते हैं कि ऐसा होता है, कुछ वैसा ही नज़ारा देखने के लिए लग रहा था। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस जगह दूर थे तो वो दिख रहा था कि वहाँ से क्रॉस करेंगे तो क्या कुछ हो जाएगा। तो साहिल क्या करता है कि बोलता है कि भाई गाड़ी को थोड़ा पहले रोक ले, पहले थोड़ा सा भांप लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। लेकिन वहाँ वो हुआ जिसकी कल्पना अभी तक साहिल को नहीं थी। साहिल कहीं ना कहीं घबराया हुआ था, लेकिन इस बात से इतना परिचित नहीं था कि अब क्या होने वाला। जैसे ही वहाँ पहुंचकर प्रणब थोड़ा सा हिम्मती था, बोलता है कि अरे यार बढ़ाते हैं, इतनी दूर तक आ गए हैं तो कौन सा तुम इतना डर रहे हो यार, जो होगा देखा जाएगा, ज़्यादा होगा तो गाड़ी फ़ोन सब दे देंगे, पैदल चल देंगे, ज़िंदगी है तो बहुत कुछ है। यहाँ तक तो उसको लग रहा था। लेकिन जैसे ही उस मंदिर को क्रॉस करने के लिए गाड़ी को आगे बढ़ाता है, 3 कुत्ते अचानक से सामने आ जाते हैं। रात के अंधेरे में अचानक से वीरान जगह पे कुत्ते आपके सामने आ जाए तो आपके मन में क्या होगा, ये सोचने का विषय है। और सोचो कि कुत्ते भौंक भी नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी अजनबी को देखकर कुत्ता भौंकता है, लेकिन वहाँ कुत्ते भौंक नहीं रहे थे, वो हमें देख रहे थे। ऐसा दृश्य देखने के बाद साहिल मानो सन्न सा रह गया था। प्रणब कुछ सोचने की हालत में नहीं था कि भाई 3 कुत्ते हमको अचानक से इस वीरान जगह पे सामने से आते हैं, जब मैं बढ़ा रहा हूँ अपनी गाड़ी को आगे जाने के लिए, और वो रास्ता भी नहीं छोड़ रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है। अब हिम्मत ये नहीं हो रहा था कि उनके बगल से निकले या उन पे आगे करके बढ़ा दो। फिर भी मन में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए साहिल बोलता है कि भाई धीरे धीरे निकाल, जो होगा देखा जाएगा। तो धीरे 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 गाड़ी को साहिल बोलता है प्रणब को बढ़ाओ। प्रणब धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाने लगता है और वो कुत्ते जो है धीरे 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 रास्ता छोड़ देते हैं। सोचो कि कुत्ते रात में किसी अजनबी को देख के भौंक नहीं रहे हैं और इंसान की तरह रास्ता को छोड़ रहे हैं। तो ये भी बड़ा ताज्जुब का प्रश्न वहाँ पे बन रहा था। लेकिन घबराहट बेचैनी में साहिल थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए प्रणब को बोलता है। प्रणब जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाता है, साहिल बोलता है तेजी से भगाओ गाड़ी को। प्रणब बिना सोचे गाड़ी को तेजी से भगाता है। पलट कर देखता है तो कुत्ते गायब। ये घटना हकीकत है। वो दोनों जब लौट के आए थे तो उनको 1 सप्ताह तक नींद नहीं आई थी इस घटना को याद करके, और उन दोनों ने मुझे सुनाया इस बात को, मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। तो जब पलट के साहिल पीछे देखता है तो कुत्ते गायब हैं, दिया भी बंद है, जल नहीं रहा है। प्रणब को बोलता है कि भाई ऐसा है। प्रणब भी पलट के देखता है, उसको भी नहीं दिखता है। अब तो सोच सकते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पे गाड़ी तो चल रही है लेकिन शरीर और चेतना, सोचने की जो चेतना है वो खत्म हो चुकी है। प्रणब जितना एक्सीलेटर को दबा सकता था दबाता है और भगाता है गाड़ी को। अब आप सोच रहे होंगे वो अपाची वाला कहाँ था। वो अपाची वाला भी दिखाई नहीं देता है।
और आपको लग रहा होगा कि क्या, अब ऐसी पिछले 10-15 मिनट में ऐसा घटना होता है इतने लंबे यात्रा के दौरान कि दोनों सन्न हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि अब इसके आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। और गाड़ी को प्रणब भगा रहा होता है। करीब 10-15 किलोमीटर और बढ़ाता है तो एक रेलवे का और यार्ड आता है जहाँ पे पटरियाँ होती है बहुत सारी, जो मसौढ़ी दानापुर रेलवे लाइन होती है, और बहुत सारे उसमें पुराने बंद पड़े ट्रेन के बोगी वगैरह रखे रहते हैं। वो साइड से निकालता है गुमटी को क्रॉस करके और बेउर होते हुए पटना पहुंच जाता है। पटना पहुंचने के बाद बाईपास रोड में दोनों रुकते हैं, चैन की सांस लेते हैं और फिर वहाँ से दोनों मुजफ्फरपुर की तरफ आते हैं। मुजफ्फरपुर के तरफ आने तक दोनों कैसे आते हैं, पटना से मुजफ्फरपुर सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट में वो लोग पहुंच जाते हैं। सोचिए कि क्या मानसिक स्थिति रही होगी। जब दोनों पहुंच जाते हैं तो 1 सप्ताह तक दोनों को ऐसा लग रहा होता है कि हमारे साथ हुआ क्या है। किसी को बताएंगे तो वो क्या सोचेगा। हालांकि जिन लोगों को भी इन दोनों ने अपना ये वाकया बताया उन लोगों ने यही कहा कि तुमने गलत किया, तुम्हें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था, वो रास्ता सेफ नहीं है। और जो घटना हुआ था वो मंदिर के पास कुत्ते वाला और बाइक वाले का गायब हो जाना, कुत्ते का गायब हो जाना, दिया का बंद हो जाना, ये कहीं ना कहीं जहन में ऐसे बस गई दोनों के कि दोनों उस रास्ते पर जाने से पहले भी 10 बार सोचते थे, या किसी को जाने का ख्याल भी आता था, कोई उनसे जिक्र भी करे तो उसे 100 बार समझाते थे कि भैया जाना हो दिन में जाना, या तो रास्ता बदल लेना, उस रास्ते से मत आना। ये कहानी वाकई में जब मैंने सुना उन दोनों से तो कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि कभी कभी हम जो प्लान करते हैं वो प्लान हमारे हिसाब से नहीं होता है। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर ये सलाह देना चाहेंगे कि आप कभी भी कोई प्लान कीजिए तो कोशिश कीजिए कि रिस्क ऑफ चांस जो है वो कम लीजिए। रिस्क लेने से बचिए। रिस्क लेना है तो सही जगह रिस्क लीजिए, वैसे जगह रिस्क मत लीजिए जहाँ पे आप अनिश्चित हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है। एक परसेंटेज भी नहीं है कि आप अपने रिस्क फैक्टर को वहाँ कम कर सकते हैं। तो जहाँ ये दोनों इस यात्रा से सबक ले चुके होते हैं कि भैया अब भविष्य में इस तरह की यात्रा नहीं करनी है, ऐसे समझिए इस बात को। तो मुख्यतः इस कहानी को सुनाने का यही मकसद था कि आप यात्रा करें, यात्रा यादगार बनाएं, सुखद बनाएं, दोस्त के साथ, जीवन साथी के साथ, परिवार के साथ, हर किसी के साथ बनाएं। लेकिन कोशिश करें कि आप जिम्मेदारी पूर्वक यात्रा का निर्वहन करें। कुछ ऐसा ना करें कि आपके लिए संभावित खतरा बढ़ जाए और आगे चल के आप ऐसे खतरे का शिकार हो जाएं जिससे आप अनभिज्ञ थे, ज्ञात ही ना हो कि खतरा क्या हो सकता है। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि निर्णय सोच समझ कर लें, क्योंकि आपका लिया हुआ निर्णय आपके लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है, सार्थक भी सिद्ध हो सकता है। तो 10 बार क्रॉस चेक करके ही कोई चीज़ को, किसी प्लान को एग्जीक्यूट करें या उसको आगे की तरफ बढ़ाएं। तो इस वीडियो को में जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन का बेल बटन दबाएं। और आपको कैसा लगा ये कहानी हमारे फीडबैक सेक्शन में आके, कमेंट सेक्शन में आके बताएं, साझा करें। आप किस तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमारे ईमेल आईडी पर भेजें, हम उनको सुनाने का प्रयास करेंगे। और क्या आप कुछ अलग चाहते हैं हमारे कंटेंट में तो इसका भी जिक्र करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।